आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो 1707 से स्टार्ट होती है। 1707 से आज तक जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट होते हैं। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब हम जानते हैं, ठीक, औरंगजेब की डेथ हुई थी, उनके बाद से हम इसे काउंट करते हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद जो नए रूलर आए, जो नए एम्परर आए मुगल्स में, उनकी क्या पॉलिसीज़ रहीं, क्या काम रहे, क्या इम्पैक्ट रहा, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो इसके नए रूलर आए थे वो थे बहादुर शाह। बहादुर शाह की क्या पॉलिसीज़ रहीं, क्या इम्पैक्ट रहा, ये सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि औरंगजेब की पॉलिसीज़ कैसी रही थी। ठीक है, तो जो बहादुर शाह ने जो डिसीजन लिए या जो बहादुर शाह की पॉलिसीज़ रही थी वो सब इन्फ्लुएंस करेंगी या इम्पेक्ट करेंगी औरंगजेब की पॉलिसीज़ से। औरंगजेब की डेथ के टाइम पे क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था। औरंगजेब की डेथ के टाइम पे हमारे मेन पॉलिटिकल प्लेयर थे वो थे मुग़ल इटसेल्फ, सिख, राजपूत एंड मराठाज। ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करते थे या ये कहें जो इम्पैक्ट रखते थे उस समय की पॉलिटिक्स में। आगे चल के हमारे नए स्टेट्स इमर्ज हुए, नए पॉलिटिकल प्लेयर इमर्ज हुए, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक एंड मैसूर। ये आगे चल के इमर्ज हुए स्टेट। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं मुगल से, उसके बाद हम जानेंगे सिख के बारे में, राजपूत के बारे में, मराठास के बारे में। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द सक्सेशन स्टेट। मुगल्स में हम सबसे पहले जानेंगे औरंगजेब की पॉलिसीज़ क्या थी। हम इसमें औरंगजेब को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इनके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मेन पॉलिसीज़ पर इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे इनका एक रिलीजियस के प्रति कैसा रवैया था या और लोगों के प्रति कैसा रवैया था वो हम जानेंगे। रिलीजियस के प्रति इनका ऑपरेशन था इंटॉलरेंट थे। एक स्पेशल टैक्स लगाते थे जिसका नाम था जिजिया। ये नॉन मुस्लिम्स पर लगता था। और एक और टैक्स लगता था, पिलग्रिम टैक्स। ठीक है, अगर आपको मंदिर में विजिट करना है या आपको अपने किसी और रिलीजियस प्लेस पर जाना है तो उसके लिए आपको स्पेशल टैक्स देना पड़ता था। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको स्पेशल टैक्स जिजिया देना पड़ता था। ये दोनों ही चीज़ मुस्लिम्स पर नहीं लगती थी। तो इस हम देख सकते हैं जैसे रिलीजियस टॉलरेंस। और एक और मेन इनके बारे में फेमस है कि टेम्परिंग विद द टेम्पल्स, ये टेम्पलों के साथ छेड़छाड़ करते थे। ये भी एक काफ़ी मेजर इशू रहा था। टसल विद द गुरु गोविंद सिंह, जैसा कि हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह सिखों के एक गुरु रहे हैं। ठीक, उनके साथ इनका हमेशा कांस्टेंट टसल चलता रहता, यानी एक हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। ये सिखों के प्रति भी टॉलरेंट नहीं थे। तीसरा है ओनली मुस्लिम गेट प्रेफरेंस फॉर हायर रैंक्स। जैसे जो हाई रैंक होती थी कमांडर्स की या सेनापति या नोबल्स की, उन सब में सिर्फ मुस्लिम्स को ही प्रेफरेंस दी जाती थी, हिंदूज़ को या अदर्स को नहीं इंक्लूड किया जाता था या ना प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। एक और इनकी मेन पॉलिसी रहती थी कंसीलेशन की। ये ज़्यादातर किसी के साथ नॉर्मली कंसीलेट नहीं करते थे, ट्रीटीज़ नहीं करते थे, ना ही किसी को ईजिली प्रमोट करते थे हायर रैंक्स के लिए। इस वजह से क्या होता था, जो अदर राजाज थे या अदर राजपूत राजाज या मराठाज और या दक्षिण में या नॉर्थ में, ये लोग इनसे ज़्यादा खुश नहीं रहते थे। एक इनकी इमेज टॉलरेंट नहीं थी, इनटॉलरेंट की एक इमेज थी, जिस वजह से लोग काफ़ी नाखुश रहते थे इनकी। औरंगजेब की डेथ के बाद एक सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें बहादुर शाह जो इनके एक लड़के थे अपने 3 भाइयों को मार के राजा बने थे। ठीक है, एक फैमिली सिविल वॉर चलता रहा था, जिसके बाद ये राजा बन पाए थे। अब बहादुर शाह की पॉलिसीज़ क्या थी, क्या उन्होंने काम किए थे, कब से कब तक रहे थे, वो हम जानते हैं। बहादुर शाह जैसे राजा बने, जिन्होंने जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया था कि इन काफ़ी मेजर पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी लोगों में लैक ऑफ ट्रस्ट था, एंगर था और थ्रोन के प्रति लॉयल्टी नहीं रही थी। तो इन्होंने सबसे पहले काम किया, अम्बेर और मारवाड़ जो कि मुगल्स के पास थे, तुरंत ही रिस्टोर कर दिए जयसिंह और अजीत सिंह को। ठीक है, साथ ही साथ जयसिंह को एक हाई मनसब दे दिया। हाई मनसब होता है जिसे कहते हैं रैंक। मनसब ऐसे समझ लीजिए एक हाई रैंक होती है। और साथ अजीत सिंह को बना दिया सूबेदार। सूबेदार मालवा और गुजरात का। ये सूबेदार का मतलब होता है जैसे एक लैंड होता है, एक एरिया होता है, जैसे कहते हैं सूबा। हिंदी में एक टर्म होता है सूबा। ठीक है, उस सूबे को जो हेड करता है, सूबे से जो एडमिनिस्टर करता है
और टैक्स कलेक्ट करता है, मॉनिटर करता है, उसे कहते हैं सूबेदार। तो अजीत सिंह को इन्होंने सूबेदार बना दिया, मराठाओं के साथ संधि करने की कोशिश की और पीस मेंटेन करने की कोशिश की। जो इनके किंग थे शाहू, उन्हें एज ए राइटफुल किंग रिकॉग्नाइज किया, साथ ही साथ इन्हें सरदेशमुखी भी दे दी डेक्कन की, कि आप डेक्कन से सरदेशमुखी एक तरह से टैक्स होता है जो कि मराठास काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे उस समय, वो इन्हें ग्रांट कर दिया कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट आपको एज ए रॉयल ट्रेजरी में डिपॉजिट करना होता है। ठीक है। सिखों के साथ इन्होंने पीस मेंटेन करने की कोशिश की। गुरु गोविंद सिंह साहब को हाई मनसब दे दिया और उनके साथ पीस, हाई रैंक दे दी। मनसब समझ लीजिए रैंक होती है, तो उन्हें एक हाई रैंक दे दी, एक रिस्पेक्टफुल प्लेस दे दी कि ठीक है अब आप हम लोग एनिमी नहीं हैं। ठीक, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखिए जैसे कि हम देखते हैं औरंगजेब की पॉलिसीज़ और बहादुर शाह की पॉलिसीज में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर था। औरंगजेब मराठाओं से युद्ध कर रहे थे, औरंगजेब राजपूत राजाओं से युद्ध कर रहे थे, औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह से युद्ध कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आके पॉलिसीज पूरी शिफ्ट कर दी, पॉलिसी चेंज हो गया एक तरह से पूरा। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जब आप हर किसी को सूबेदार, हर किसी को हाई मनसब, हाई रैंक और प्रमोशन देते जाओगे तो क्या होगा? उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इकोनॉमिकली इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपके ट्रेजरी खाली होती जाएगी, इकोनॉमिकली वीक होते जाओगे। लेकिन इसके आपको फ़ायदे भी बहुत हुए हैं, जैसे आपकी पीस क्रिएट हो गई है, गुडविल क्रिएट हो गई है, एक टॉलरेंट इमेज क्रिएट हुई है। साथ ही साथ जो लोग पहले लॉयल नहीं थे आपके प्रति, अब आपके प्रति लॉयल रहने लगे हैं। यहाँ पर क्या किया है, बहादुर शाह ने अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल किया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सुधारने के लिए। यूपीएससी में कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि जो बहादुर शाह ने किया, अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल किया रिलेशन मेंटेन करने के लिए, और जो औरंगजेब और बहादुर शाह की जो पॉलिसीज़ थी शिफ्ट, क्या ये आज के लिए रेलेवेंट हैं, आज के सिनेरियो में रेलेवेंट हैं? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं। पहले जैसे आज कंट्रियां करती हैं अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करती हैं, जैसे चाइना करती है अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल, या इंडिया करती है अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल दूसरी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन या डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए। जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री को जब लोन देती है तो एक लोन देती है, लेकिन जब एक फ्रेंडली कंट्री को लोन देती है तो एक स्पेशल टाइप का लोन दे देती है, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट असल में होता क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन होता है। ठीक है, नॉर्मल लोन में क्या होता है, आपने अगर 100 रुपीज़ सेंक्शन कराएं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे 100 रुपीज़ पर। लेकिन अगर आपने लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू लोन लिया है तो आपने सपोज आपने 100 रुपीज़ सेंक्शन कराए और आपने यूज़ किया उसमें से सिर्फ 80 रुपीज़, तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 80 रुपीज़ पर देना पड़ेगा, ना कि 100 रुपीज़ पर। नॉर्मल लोन में क्या, अगर आप 10 रुपीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपको लोन लिया आपने 100 रुपीज़ का, तो आपको इंटरेस्ट पूरे पर देना पड़ेगा अमाउंट पर। लाइन ऑफ क्रेडिट में जितना इस्तेमाल किया सिर्फ उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब पैसा ही पैसा होगा। सेकंड क्वेश्चन था हमारा पॉलिसी शिफ्ट को लेकर। पॉलिसी शिफ्ट के आज भी रेलेवेंट है या नहीं है, या होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे हम अभी मान के चलते हैं, हमारा फेवरेट केस है नेपाल। नेपाल में क्या था कि जब भी कम्युनिस्ट पार्टी होगी तो प्रो चाइना रहेगी, जब भी नेपाल कांग्रेस आएगी तो प्रो इंडियन रहेगी। जैसे आपको याद होगा पहले नेपाल और इंडिया के रिलेशन बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जब से कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई है तो ये प्रो चाइना रही है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये एंटी इंडिया स्टेटमेंट भी टाइम पर इशू करते रहते हैं। सेकंड केस देखते हैं हमारा यूएसए का। यूएसए में क्या है, दो मेन पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। जब भी डेमोक्रेटिक पावर में आएगी तो एंटी चाइना रहेगी और प्रो इंडियन रहेगी। इसके हेड थे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन। रिपब्लिकन में अभी बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, ये प्रो चाइना रहेंगे। आप इनकी पॉलिसी शिफ्ट को एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों ही एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि पॉलिसी शिफ्ट होता है या नहीं होता है। इससे क्या है, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है और एक डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहती है, जो कि हम बहादुर शाह और औरंगजेब के केसेस में देख रहे हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी आज के सिनेरियो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे रूलर थे वो जहांगीर शाह। आपको याद होगा जैसे ही बहादुर शाह की डेथ हुई उसके बाद एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें एक पावरफुल नोबल थे जुल्फिकार खान, जिनकी मदद से जहांगीर शाह एम्परर बने। अब यहाँ पे एक पॉलिसी चेंज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पे। पहले क्या था, जो नोबल थे वो सिर्फ आपको एड कर रहे थे, लेकिन अब ये डायरेक्ट कंटेंडर ऑफ पावर हो गए हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं नोबल्स, इसलिए एड करते हैं और मदद करते हैं राजाओं की। जहांगीर शाह जैसे ही पावर में आए 1712 में जुल्फिकार खान की मदद से
तो इन्होंने क्या किया, जुल्फ़िकार खान को वज़ीर बना दिया। और जुल्फ़िकार खान के पास अनलिमिटेड पावर आ गई। एक वज़ीर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है राजा के बाद। जुल्फ़िकार खान ने यहाँ पे क्या किया, अपने लिए पावर एक्यूमुलेट करनी शुरू कर दी, क्योंकि एक ही साल तक राजा रह पाए थे, तो इन्होंने काम भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जो भी काम किए थे वो हम जान लेते हैं ब्रीफली। पहला इन्होंने जो मेन काम किया था वो इन्होंने किया था, जिजिया को एबोलिश कर दिया। जिजिया एक तरह से टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता है। दूसरा इन्होंने काम किया था, जय सिंह को टाइटल दे दिया था मिर्ज़ा राजा सवाई का, ठीक है, और इन्हें अपॉइंट कर दिया था गवर्नर ऑफ मालवा। सेकंड इन्होंने किया था, अजीत सिंह को टाइटल दिया महाराजा का और इन्हें अपॉइंट कर दिया गवर्नर ऑफ गुजरात। मराठाओं के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने चौथ ग्रांट कर दी। चौथ एक तरह से टैक्स होता है जो कलेक्ट किया जाता है। मराठा इसकी काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। आप अब तक यहाँ पे देख रहे हैं जो भी काम हुआ है वो इन्होंने औरंगजेब की पॉलिसी को ना बढ़ाते हुए बहादुर शाह की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया है यहाँ पे। लेकिन सिख के साथ इनका ये नहीं रहा। सिख के साथ इन्होंने ऑपरेशन की पॉलिसी अपनाई जो कि औरंगजेब की थी। इसका एक कारण था, जब बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की थी, की डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जिसे लीड किया था बंदा बहादुर ने। एक फेमस बैटल हुआ था लोहगढ़, बैटल ऑफ लोहगढ़, ठीक है, जिसमें बंदा बहादुर ने विक्ट्री गेन की थी। सेकंड इन्होंने काम किया था, इजरा को इंक्रीज किया। इजरा क्या होता है, इजरा एक तरह से फार्मिंग सेटलमेंट होता है, जिसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था, मेनली दो काम होते थे। एक तो टैक्सेशन सिस्टम बदल गया था, ऊपर से मिडिल मैन इंट्रोड्यूस हो गए थे। टैक्सेशन सिस्टम कैसे बदल गया था, सपोज आप पहले 100 क्विंटल गेहूँ उगा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको 10% अगर आपको गेहूँ देना है तो मतलब कितना हो गया, 10 kg आपको गेहूँ देना पड़ेगा एज ए टैक्स। लेकिन इजरा के अंडर क्या हुआ, सरकार ने टैक्स फिक्स कर दिया। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, आपको फिक्स टैक्स देना पड़ रहा था। सपोज फिक्स टैक्स देना पड़ रहा है 15 kg। अब सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता आप 100 kg उगा रहे हैं या 200 kg उगा रहे हैं या 500 kg उगा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका टैक्स फिक्स हो गया। लेकिन जो पहले वाला सेटलमेंट था जो टोडरमल के अंडर था, उसमें आपको फिक्स्ड परसेंटेज देना होता था अपनी इनकम का। एक तो ये चेंज हुआ। दूसरा चेंज हुआ यहाँ पे, सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने रेवेन्यू फार्मर और मिडिल मैन को इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब पहले सरकार डायरेक्ट टैक्स ले रही थी पीजेंट्स के साथ, अब यहाँ पे क्या करती है, रेवेन्यू फार्मर से टैक्स ले रही है और मिडिल मैन से टैक्स ले रही है। जिससे क्या हुआ, पीजेंट की कंडीशन और मिजरेबल हो गई। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने को बोला गया, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करने को बोला गया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ये पड़ा, पीजेंट की कंडीशन और ज़्यादा मिजरेबल हो गई और डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया। वो क्यों, क्योंकि जो मिडिल मैन थे और जो रेवेन्यू फार्मर थे वो क्या कह रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया। इससे क्या हुआ, तीन चीज़ें हुई। पहला ये हुआ कि पीजेंट की कंडीशन और मिजरेबल हो गई। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया। तीसरा, इकोनॉमिक लॉस होना शुरू हो गया सरकार को। इसे आज के सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी चल रहा है, सरकार बहुत प्रमोट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता क्या है, इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटी, तीसरा होता है प्राइस। अब आपके पास एक प्राइवेट कंपनी आएगी जो कि आपके क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस के रिलेटेड एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश करेगी, जिसमें क्वांटिटी फिक्स होगी, क्वालिटी फिक्स होगी और प्राइस फिक्स होगा। एट द एंड अगर आप क्वांटिटी और क्वालिटी मीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो प्राइस बताया गया है वो भी प्राइस नहीं दिया जाएगा। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर हम बात करेंगे इन डेवलपमेंट को आज के सिनेरियो में कंसीडर करने की, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे सरकार ने 3 बिल पास किए हैं जिनका फार्मर काफ़ी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन बिल में एक मेजर बात को एम्फेसाइज किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे अपने आंसर में नोट कर सकते हैं। उसमें आप तीनों को लिंक कर सकते हैं, इजरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को और 3 बिल्स को। एक डायनेमिक आंसर देने की आप कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट रूलर थे हमारे फर्रुखशियार। फर्रुखशियार राजा बने थे 2 भाइयों की मदद से, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली बरा। इन्हें सैयद ब्रदर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सैयद ब्रदर की हेल्प से राजा बने थे, तो इनके पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। जो मेन पावर थी वो सैयद ब्रदर के हाथ में थी। इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, टॉलरेंट थी। इन्होंने जो मेजर काम किए थे वो 2 या 3 ही किए थे। पहला था, इन्होंने स्वराज दे दिया था साहू को। अब साहू के स्वराज में और बाल गंगाधर तिलक के स्वराज में अंतर है, इन दोनों को आपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। साहू का स्वराज था सेल्फ रूल,
खुद के लिए राज मांग रहे थे। बीजी तिलक का यानी बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज की मांग थी वो थी पब्लिक रूल, जिसमें पब्लिक रूल करे, ना कि सेल्फ रूल के लिए। तो इन दोनों के स्वराज में काफ़ी अंतर है, इससे कंफ्यूज मत करना। तीसरा इन्होंने काम किया था पिलग्रिम टैक्स। ये पिलग्रिम टैक्स को एबॉलिश कर दिया था, काफ़ी जगह से, सब जगह से नहीं किया था। और जिनका मेजर काम था जिसके लिए हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं हिस्ट्री में, वो था इन्होंने फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो अब हिस्ट्री में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी लेक्चर में एंट्री हो चुकी है, यहाँ से अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं नहीं जाएगी। इन्होंने एक फरमान जारी किया, उस फरमान में क्या था कि बंगाल के अंदर जो भी ट्रेड होगी या बंगाल से जो भी ट्रेड होगी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसमें टैक्स नहीं लगेगा, यानी ड्यूटी फ्री ट्रेड होगी पूरी बंगाल की, ईस्ट इंडिया, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की। बाकी अदर यूरोपियन कंपनी आएंगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे। और दूसरा था ये दस्तक इशू कर सकते थे, मतलब एक तरह से परमिट समझ लीजिए, एक तरह से पासेस समझ लीजिए, अपने शिप्स को या अपने ट्रेडिंग कंपनी को ये दस्तक इशू कर सकते थे, जिसे दिखाकर ये टैक्स से छूट पा लेते थे। ये दो मेजर काम इन्होंने किए थे। फर्रुखशाह राजा बने थे सईद ब्रदर की हेल्प से, लेकिन इन्होंने कभी सईद ब्रदर को फुल पावर नहीं दी। कारण था कि इनसे पहले जो रूलर थे उन्होंने वजीर को फुल पावर दी थी, जिससे वजीर ने ही उन्हें डिस्पोज कर दिया था, उन्हें हटा दिया था अपनी पावर से। सेम चीज़ सईद ब्रदर के मन में चल रही थी, क्योंकि फर्रुखशाह फुल पावर नहीं दे रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि शायद किसी और को वजीर बना दिया जाए, इसलिए लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों में क्रिएट हो गया था। इसकी वजह से कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर चलता रहा दोनों के बीच में, जो कि एंड हुआ 1719 में, जब फर्रुखशाह को हटा दिया गया सईद ब्रदर की मदद से। सईद ब्रदर ने तब तक क्या किया, सईद ब्रदर ने दो और नए रूलर्स को इस्टेब्लिश किया। नाम था उनका रफ़ी-उद-दराज और शाहजहां सेकंड। ये 2-2 3-3 महीने के लिए राजा बने थे और इन्हें भी हटा दिया गया था। इसलिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने कई राजा बना दिए, 3 राजा अब तक चेंज कर चुके थे, इसलिए इन्हें किंग मेकर कहा जाता है हिस्ट्री में। सईद ब्रदर का भी दिन बहुत जल्दी समाप्त हो गया था 1720 में, जब इनसे भी पावरफुल नोबल निज़ामुल मुल्क पावर में आए और एक नए राजा बने मोहम्मद साहब अब्दाली, जिनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सईद ब्रदर का खेल पूरी तरह से खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।